हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सब जल्दी से जल्दी आ जाइए, ठीक है। और आज ये जो क्लास होने वाली है उसमें बातें बिल्कुल नहीं होगी, आज ओनली पढ़ाई होगी, कोई कमेंट वगैरह नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि कंटिन्यू क्लास होने वाली इसलिए। तो सब जल्दी से जल्दी आ जाओ और जिन्हें नहीं पता हो उन्हें एक बार वीडियो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। और आज अपन पढ़ने वाले हैं वो है क्षेत्रफल और आयतन, वॉल्यूम एंड एरिया का लास्ट पार्ट, वो है घनाभ और घन, ठीक है। 2D का सारे पार्ट, आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, ये पांचों टॉपिक पढ़ लिए थे। उसके बाद अभी 3D के टॉपिक में बेलन, शंकु, गोला पढ़ लिए थे और अब हमारे सामने है कौन, घनाभ और घन, ठीक है। तो घनाभ और घन टॉपिक जो है उसका लास्ट पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करता हूं मैं सबसे पहले घनाभ और घन में। सबसे पहले घनाभ, ठीक है, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड के सवाल है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे क्यूब के सवाल। तो सबसे पहले देखते हैं इसके फॉर्मूले क्या होते हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं घनाभ। और घनाभ के फॉर्मूले क्या है, तो यहां पर क्षेत्रफल कौन कौन सा काम आएगा उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला ले लेता हूं इसका, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बोले तो टोटल सरफेस एरिया। तो यहां से हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वो होता क्या है आप सबको पता है, कोई नई चीज नहीं है। लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है। और ये सब के सब कितनी बार होते हैं, 2 टाइम्स, इसलिए 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। ये होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, LBH के लिए यहां पर लंबाई चौड़ाई वगैरह ऊंचाई के लिए लिखा हुआ है। अब आता है सेकंड है इसका एक नाम और आता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया। तो पहले है टोटल सरफेस एरिया, अब है लेटरल सरफेस एरिया, LSA। तो इसका जो है, इसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, तो देखो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहता है, तो पार्श्व का मतलब है चारों ओर, तो इसका मतलब है चारों ओर का मतलब हो गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो वो होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब सोचो कि चारों दीवारें लेनी है तो इसमें कौन नहीं आएगा, एक तो फर्श का क्षेत्रफल और एक छत का क्षेत्रफल, ये दोनों उसके अंदर नहीं आएंगे। तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, और जितना फर्श होगा छत भी उतनी होगी। तो इसका मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई वाले पार्ट को यहां से हटा दो, तो ये पार्ट काम आएगा और ये पार्ट यहां से हट जाएगा। तो यहां से अब फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा 2 चौड़ाई मतलब BH प्लस HL, ठीक है। ये पार्ट यहां आएगा। अब दोनों में देखो यहां पर कॉमन क्या है, दोनों में H कॉमन है, तो H को मैं बाहर निकाल देता हूं, यहां से बच गया B प्लस L, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूं मैं इनको, H को आगे लिख दूं और 2 को अगर पीछे लिख दूं तो इससे मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहां से L प्लस B कर दो, B प्लस L की जगह। इससे क्या होगा, आपको एक नई चीज नजर आ जाएगी और वो है ये 2L प्लस B। तो अब यहां से देखो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया, क्या है, ऊंचाई इंटू 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन ये फॉर्मूला आपने आयत में पढ़ा था, तो H का मतलब हो गया ऊंचाई मल्टीप्लाई 2L प्लस B का मतलब होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप। तो कभी अगर परिमाप और ऊंचाई दोनों दे रखी हो और चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो तो करना क्या है, उनका मल्टीप्लाई करो, चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाता है। डन। उसके बाद आता है तीसरा। तो देखो एक हो गया टोटल सरफेस एरिया, दूसरा है लेटरल सरफेस एरिया और तीसरा है डायगोनल, इसका विकर्ण, कि घनाभ का विकर्ण क्या होगा। तो एक कमरे में सबसे लंबी लकड़ी कहां रख सकते हैं, तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर, लेकिन अपोजिट। तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर रखें तो कमरे की लंबाई और चौड़ाई भी डिपेंड करेगी, कमरा कितना लंबा और कितना चौड़ा है, लेकिन कमरे की हाइट भी डिपेंड करेगी कि हाइट कितनी ज्यादा है। तो इसलिए इसका विकर्ण का फॉर्मूला आप सबको पता है, क्या होगा, L² प्लस B² और प्लस H²। ये हो गया इसका विकर्ण। देन लास्ट है इसका 4 नंबर, वॉल्यूम, आयतन, कि इसका आयतन कितना होगा। तो किसी भी कमरे में कोई चीज कितनी रखी जाएगी वो सब डिपेंड करेगा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पे, इसलिए LBH, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। डन। ये है इसके 4 फॉर्मूले। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसके सवालों की तरफ, कि इसके सवाल जो है वो सवाल में कैसे क्या है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला सवाल, ठीक है। तो पहला सवाल क्या है वो आप देखो, क्या दे रखा है, एक आयताकार पिंड की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर है, तो उसका आयतन
पूर्ण पृष्ठ मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। तो तीनों चीजें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आयतन। तो आयतन हो गया LBH। तो LBH 12 इंटू 4 इंटू 3 बोले तो 12 इंटू 12 हो गया। तो 12 इंटू 12 मतलब 144 मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब। चलो नेक्स्ट देखो, सेकंड बोल रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LBBH HL। तो ये जगह 2LB LB प्लस B H प्लस HL देन 2 12 4 जा 48, ये 12 और 36 और 12 कितना हो गया 48 ये ना 48 है 48 कितना हो गया 96। इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 96 का डबल कर दो। तो 96 का डबल करो 100 में, 100 का डबल करो, 4 घटाओ 8 घटाओ, जैसा करना चाहो वैसे। ऐसा नहीं हो तो 90 का 120 कर सकते हो, कहने मतलब नहीं हो तो कुछ नहीं, तो गुणा तो है ही अपना 192। अच्छा क्या है क्षेत्रफल है तो किस पे आएगा मीटर स्क्वायर, 192 मीटर स्क्वायर। ठीक है, देन बढ़ते हैं तीसरा पूछा है आपको डायगोनल। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है √L² प्लस B² प्लस H²। तो यहां से √L² ये हो गया 12 का 144, फिर है नेक्स्ट 4 का स्क्वायर 4 का 16 और नेक्स्ट 3 का है 9। ठीक है, 16 और 9 कितना हो गया 25। तो इसमें जोड़ देते हैं 25, इससे आ जाएगा 169 और 169 किसका स्क्वायर है 13 का 13। तो इसका मतलब इसका आंसर जो आया विकर्ण का, वो विकर्ण का आंसर कितना हो गया 13 मीटर। क्लियर, ये था आपका बेसिक फॉर्मूले वाले तीनों पैटर्न, ताकि आपको वापस एक बार याद आ जाए कि तीनों फॉर्मूले क्या हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। अगले सवाल में दे रखा है कि एक हौज है, मतलब जो पानी का टैंक वगैरह बोल सकते हैं अपन। एक हौज जो है 1 मीटर लंबा, 0.75 मीटर चौड़ा और 0.5 मीटर ऊंचा है, उसमें कितना लीटर पानी आ सकता है। तो कितना लीटर पानी आ सकता है, अभी ये जो चीजें दे रही है वो मीटर में है और पानी होता है लीटर में। तो इसका क्या कनेक्शन है, तो इसका कनेक्शन होता है 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। इतनी जो जगह होती है 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई, इस जगह में कितना पानी आता है तो ये कहलाएगा 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 1 मीटर क्यूब। और 1 मीटर क्यूब के अंदर पानी आता है 1000 लीटर। ये होता है मीटर और लीटर का रिलेशन। अब आते हैं इधर से कितना पानी आएगा। कभी भी किसी वस्तु के अंदर कोई चीज आने के लिए बोले कि कितनी आएगी, इसका मतलब होता है वो आपको आयतन पूछ रहा है। तो इसका वॉल्यूम आयतन, तो आयतन होता है LBH। L का मान हो गया 1 मीटर, B का मान है 0.75 मीटर और फिर है H, ऊंचाई कितनी है 0.5 मीटर। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करें तो 5 का 75 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना 375। लेकिन पॉइंट कहां लगेगा तो पॉइंट यहां पर 1 और यहां 2, मतलब 3 अंकों से पहले 1 2 3, मतलब यहां लगने वाला है पॉइंट, और ये हो गया मीटर का क्यूब। ठीक है, 0.375 मीटर क्यूब। अब 1 मीटर क्यूब में 1000 है तो इसको मल्टीप्लाई कर लो ताकि आंसर लीटर में आ जाए। तो 375 मल्टीप्लाई 1000। अब इसका पॉइंट हटाओ तो पॉइंट हटाने से नीचे कितना हुआ 1000 और फिर यहां 1000 से 1000 कैंसिल। तो इस सवाल का फाइनल आंसर कितना आया 375 लीटर। तो आंसर कितना है 375 लीटर। डन। चलो नेक्स्ट सवाल देखो अगला। ठीक है, और आज की क्लास आपको कैसी लग रही है ये भी जरूर बताना मुझे, क्योंकि आज कोई कमेंट वगैरह नहीं हो तो कैसा लगता है आपको वो भी जरूर बताना। एक दीवार जो है 54 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची और 1/2 मीटर चौड़ी है, उनमें कितनी ईंटें लगेगी यदि एक ईंट की साइज आपको दे रखी है। इसका मतलब है क्या पूछा है, ईंटों की संख्या पूछा है। और संख्या ज्ञात करते समय आपको पता है कि हमेशा बड़े का आयतन कहां लिखते हैं ऊपर और छोटे का आयतन कहां लिखते हैं नीचे। तो बड़े का आयतन मतलब 54 मीटर। ठीक है, और ये ध्यान ना, ये किसके अंदर दे रखा है देखो सेंटीमीटर है, तो ये तो सेंटीमीटर और वो सब मीटर है। तो हमें दोनों की इकाइयां एक करनी है, तो मीटर को सेंटीमीटर वहीं चेंज कर लो। तो 54 मीटर मतलब ये हो गया ऐसे, इंटू 100 कर दो। 3 मीटर मतलब इंटू 100 कर दो। फिर आधा मीटर का मतलब कितना सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर ऐसे। फिर नीचे आते हैं कि यहां लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है 25 बाद यहां आगे है 10 और फिर है 8। तो 25 8 और 10 क्लियर। अब यहां से जो कट रहा है उसे काट देते हैं, जैसे 25 से 50 2 बार कट गया,
फिर 10, इसका तो 0, ये 0 से 0 ही कट गया। फिर 8 से इधर काटना हो या 2 से, चलो 2 से काटते हैं। 2 से 8 कितनी बार? 4 बार। और 4 से इसको काट दो तो 4 से कटेगा 1 बार। फिर आया 1 और 4, 4 3 12, फिर 5 और 0। ठीक है, उसके बाद आते हैं आगे कि यहां से बचा कौन है, तो 1350 मल्टीप्लाई 30, 30। तो यहां से डबल 0 दिया हो गया, 3 5 15 1 10 9 1 देन 4, तो कितना हो गया? 40,500, 40,500। क्लियर? बढ़े आगे की तरफ। और चलो नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल में दे रखा है एक कमरा है, 13 मीटर लंबा है, 11 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है। इसकी दीवारों पर रंग कराने का खर्च 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या होगा? ठीक है, अब देखो यहां पर लिखा है दीवारों पर। एक पॉइंट समझना, अगर कोई कमरा है और उस कमरे में जैसे अपन घर पे ही मान लो दीपावली पे अगर कलर करते हो, तो दीपावली पे कलर करते तो उसमें कलर कहां करते और कहां नहीं करते, इस पॉइंट को समझना आप। घर में दीवारें जो है टोटल मिला के 6 होती है। हम क्या दीवारें बोलते हैं सिर्फ साइड में, लेकिन यहां गनाब का टॉपिक है, तो गनाब की दीवारें मतलब सतह, उनकी फलक कितनी होती है? 6। हम सिर्फ एक पर कलर नहीं करते फर्श पे, बाकी 5 पे तो कलर करते हैं। तो इसका मतलब यहां पर जो इसका हम फॉर्मूला लेंगे, तो वो फॉर्मूला कौन सा है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल LB BH प्लस HL, इसके बाहर हम करते हैं डबल, तो ये कितनी दीवारें हो जाती है? 6। हमें इसमें से एक लंबाई इंटू चौड़ाई नहीं लेनी है, तो एक बार लंबाई इंटू चौड़ाई को माइनस कर दो। इससे क्या हुआ? ये 5 दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमें कलर जो करेंगे वो कलर कहां करेंगे? 5 दीवारों पे करेंगे, इसलिए ये लिखा है 5 दीवारें। ठीक है, ध्यान रखना। अब 5 दीवारें। अब आगे इनको फॉर्मूला में लिख देते हैं सारे जो हमें पता है। यहां पे ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर, तो कोई दिक्कत नहीं, सब मीटर में ही है। तो 13 मल्टीप्लाई 11 प्लस 11 मल्टीप्लाई 8 प्लस 8 मल्टीप्लाई 13 माइनस L इंटू बी। L कितना है? 13 और B कितना है? 11। देन नेक्स्ट 2, 13 143 88, फिर 104 और माइनस 143। नेक्स्ट 2, यहां से ऐड करते हैं तो ये हो गया 4 8 12 12 3 15 5 हासिल 1 9 9 4 9 4 13 3 हासिल 1 1 1 2 और ये 3 और माइनस 143। इसका यहां से 2 से गुणा करें तो ये हो गया 670 माइनस 143। इसमें से माइनस करो तो 70 में से 43 जाएगा तो कितना आएगा? 27 और 600 में से 100 जाएगा तो कितना आएगा? 500। तो आंसर कितना हो? 527। 527 क्या है? मीटर यहां स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है। अब आते हैं कि इसको दीवारों पर रंग कराने का खर्चा है 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो 1 वर्ग मीटर का पैसा कितना लग रहा है? 25 रुपए। तो टोटल हमें कलर जो कराना है वो कराना है 527 पे। तो 527 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 25 से। ठीक है, अब यहां से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है? 25 7 25 7 कितना? 175 हासिल कितना? 17 25 2 50 50 17 67 67 6 25 5 125 और 125 और 6, तो 125 और 6 कितना होता है? 131। इसका मतलब कितना खर्चा आने वाला है? 13,175 रुपए का। डन, 13,175। बढ़िया की तरफ। और चलो अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दे रखा है एक आयताकार पिंड के आधार का क्षेत्रफल। अब आयताकार पिंड है और उसका बेस का क्षेत्रफल है 70 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप समझो कोई भी अगर घर या कोई बॉक्स है या रजिस्टर है, आपका किताब है, उसका बेस मतलब क्या हुआ? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि L इंटू बी का आंसर कितना है? 70 है। ठीक है, फिर आगे 2 आसन्न पृष्ठों के क्षेत्रफल। आसन्न का मतलब क्या होता है? जो 2 पड़ोसी होते हैं, एडजेसेंट साइड जो होती है। तो यहां पर जो है वो क्या है? पृष्ठ है। पृष्ठ का मतलब है पूरी एक दीवार है। तो 2 जो पड़ोसी दीवार है उनके क्षेत्रफल दिए। अब एक का तो हमें क्षेत्रफल पहले से पता था, तो जो कॉर्नर होता है क्यूब का या क्यूबॉइड का जो कॉर्नर होता है, कॉर्नर पे हमेशा देखना 3 दीवारें मिलती है। अब एक दीवार कौन सा है? तो एक दीवार का मतलब तो हो गया कौन सा? बेस। दूसरी साइड वाली अलग अलग 2 दीवारें होती है। तो ये कह रहा है कि उन दोनों का क्षेत्रफल ये है। इसका मतलब है एक दीवार होगी B इंटू H वाली और उसके बाद रिमेनिंग लास्ट वाली दीवार होगी H इंटू L वाली। तो ये 3 अलग अलग दीवारें हो जाती है। तो यहां से इसका आंसर है 50 और इसका आंसर है 35।
अब आगे बोल रहा है तो पिंड का आयतन ज्ञात करो। आयतन का मतलब हो गया LBH, तो हमें LBH निकालनी है। तो यहां से जुगाड़ बना के आप LBH निकाल सकते हो। चाहो तो इन सब का आपस में गुणा करके भी कर सकते हो। तो इन सब का अगर गुणा किया जाए तो यहां से स्क्वायर में बन जाएगा ये। तो यहां से देखो L इंटू बी, सेकेंड B इंटू H, फिर है H इंटू L। अगर इन सब का गुणा करें तो इनका भी गुणा होगा फिर तो फिर हो जाएगा 70 इंटू 50 इंटू 35। अब इनका गुणा करने से क्या हुआ, L 2 बार आया L स्क्वायर, B 2 बार B स्क्वायर, H 2 बार H स्क्वायर, और इधर गुणा करें तो 7 5 35। ठीक है, 7 5 35 ये और 35 ये। तो यहां से देखो फिर मैं गुणा नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहां से दिमाग में थोड़ा एक इतनी चीज तो आई जानी चाहिए कि अगर ये 7 5 35 है और डबल जीरो तो 35 डबल जीरो और एक 35 ये है। ठीक है, इधर संख्याएं स्क्वायर में चल रही थी, इसका मतलब हमें उधर कोई न कोई स्क्वायर वाला नंबर चाहिए होगा। तो अगर उधर स्क्वायर नंबर चाहिए तो फिर मैं गुणा ही क्यों करूं, स्क्वायर तो मुझे दिख ही रहा है। तो अब आगे देखो L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर जो है सबके ऊपर स्क्वायर है, तो सबके ऊपर स्क्वायर है तो क्या करो, इसके सबके ऊपर स्क्वायर वाले को बाहर ले लो, मतलब ऐसे कर दो। तो इधर जो है अब क्या करते हैं, एक जीरो इधर रखते हैं, एक जीरो इसको दे देते हैं, तो यहां स्क्वायर बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाएगा। 350 मल्टीप्लाई 350। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, यहां से LBH का आंसर निकालो, मतलब स्क्वायर हटा दो, सामने रूट लगा दो, मतलब वो किसका स्क्वायर है कहने का मतलब ये बता दो। तो LBH किसका स्क्वायर है, तो भाई 350 350 दो बार है, तो इसका फाइनल आंसर कितना है 350। 350 350 क्या है, सेंटीमीटर चल रहा है, तो ये क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि हमें निकालना क्या है LBH, तो 350 सेंटीमीटर क्यूब। आई बात समझे। अगर तीनों पृष्ठ दे रखे हो तो उस सवाल को इस तरह से करना, और हमेशा जानना 3 आसन्न पृष्ठ जो होते हैं क्यूबॉइड में, उन तीनों का अगर मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा आयतन का स्क्वायर मिलता है, आयतन का वॉल्यूम का स्क्वायर मिलता है। डन। चलो आगे देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसके अंदर, और आज की क्लास का फीडबैक मैं आपसे जरूर चाहूंगा कि आपको आज की क्लास सही लग रही है या रेगुलर जो हो रही है वो सही लग रही है, ये इतना जरूर बताना। एक ठोस को एक पानी के बर्तन में, एक ठोस को एक पानी के बर्तन में जिसका आधार 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है डुबोया जाता है। एक ठोस को पानी के बर्तन में डुबो रहे हैं, ठीक है, उसके साइज वो दे रखी है, लंबाई चौड़ाई। यदि पानी की सतह 3 मिलीमीटर ऊंचाई उड़ जाती है तो ठोस का आयतन क्या होगा। ये अपन बार बार आगे भी पढ़ चुके हैं। एक बाल्टी या कोई भी चीज जिसके अंदर आप बाल्टी में, अगर बाल्टी में भी कोई चीज रखते हो नीचे जो पेंदे तक चली जाए और उस बाल्टी का पानी ऊपर उठेगा, क्योंकि उसकी जगह जो थी वहां से पानी हट चुका है, तो वहां से पानी हट के थोड़ा सा लेवल ऊपर हो गया है। तो जितना पानी का लेवल ऊपर हुआ है वो उसकी वजह से ही हुआ, ठोस की वजह से, सॉलिड की वजह से। तो सॉलिड का आयतन और पानी जितना ऊपर उठा है उसका आयतन दोनों ही क्या होंगे, आपस में इक्वल। तो ये वही कह रहा है कि पानी उठा है 3 मिलीमीटर ऊपर। ठीक है, अब आते हैं कि उसका आयतन कितना है। तो इसका आयतन निकालने का मतलब ही क्या हुआ कि लंबाई 30 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है वो 20 सेंटीमीटर है, और जो पानी की सतह जो है 3 mm उठी है, तो 3 mm, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वो हो जाएगी। तो 3 mm को लिखो सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होते हैं, 10 होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में 10 यहां से मिलीमीटर होते हैं, तो 3/10, 3/10 कर दो ताकि ये चेंज हो जाए सेंटीमीटर में। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, सब सेंटीमीटर आ गए, तो 3 × 2 6 और 6 × 3 18, 180 और 1 0, ये हो गया आपका 18 के साथ 0। ठीक है, तो यहां से 180 और सेंटीमीटर क्या हो जाएगा क्यूब। तो यहां से हो जाएगा ठोस का आयतन कितना है 180 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 2.8 सेंटीमीटर व्यास है, 3 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने सिक्कों को पिघलाया जाए जिससे 21 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर आकार का एक आयताकार ठोस बन सके। आयताकार ठोस बन सके, ये ध्यान ना, यहां घनाभ का नाम नहीं आया, लेकिन मतलब क्या है आयताकार, मतलब बेस उसका जो है रेक्टेंगल हो और उसका कोई सॉलिड बन रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्यूबॉइड ही बनेगा। अब आते हैं कि सिक्के किसके अंदर जाते हैं दोस्तों। तो सिक्के जो है वो कौन सा शेप होगा, तो सिक्के जो है एक तो राउंड है, दूसरा उनकी मोटाई है। इसका मतलब है राउंड और मोटाई किसके अंदर जाएगा, बेलन में। तो इसका मतलब है जो सिक्के हैं वो तो हो जाएगा बेलन के शेप के, तो इसका मतलब बेलन का आयतन। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेलन का आयतन। और जब इससे हम सामने क्या बना रहे हैं, घनाभ, तो एक आकृति से दूसरी आकृति जब भी हम बनाते हैं तो एक आकृति से दूसरी आकृति बनाने पर पहली वाले का आयतन दूसरे वाले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से बेलन का आयतन πr² h और यहां से घनाभ का आयतन L × B × h।
ठीक है। अब यार क्या बोल रहा है, कितने सिक्कों को पिघलाया जाए, मतलब क्या बोल रहा है, संख्या पूछ रहा है। तो यहां से संख्या पूछे मतलब मल्टीप्लाई n। ठीक है, संख्या वाला फॉर्मूला, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, मैं आपको सिर्फ कन्वर्ट करना बता रहा हूं। बाकी संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था, बड़े का आयतन ऊपर, छोटे का आयतन नीचे। तो यहां से ये उधर चला जाएगा। तो यहां से अब निकालते हैं आंसर की संख्या कितना। चलिए, तो ऊपर की तरफ आएगा कौन सा, तो बड़ी यहां चीजें क्या है, कितने सिक्के पिघलाए जाए। तो यहां पर ये सेंटीमीटर दे रखा है, ये किसमें है, मिलीमीटर। और पिघलाने से हमें ये बनाना है ठोस, तो इसका मतलब ये है बड़ी संख्या। तो इसको हम लिख देता हूं मैं ऊपर। ठीक है, ये ऊपर और ये नीचे जा रहा है। 21 इंटू 11 इंटू 8, ये सब है सेंटीमीटर। अपॉन में ले जाते हैं अब, तो पाई का मान तो 22/7, बटा का 7 कहां आ जाएगा, ऊपर की तरफ लिख देता हूं यहीं पर। ठीक है, 22/7। उसके बाद क्या है, तो आर का स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर। अब 2.8 सेंटीमीटर क्या है, व्यास है। तो इसका मतलब इसकी त्रिज्या कितनी हुई, 1.4। तो आर का स्क्वायर 1.4 पाई आर स्क्वायर एच का मतलब है मोटाई, कितनी मोटाई है, 3 mm। तो 3 mm है, ध्यान ना, अभी जो पिछला सवाल गया उसमें हमने सेंटीमीटर में चेंज किया था। तो 3 mm का मतलब है, ऊपर 10 लिख दिया, ये हो गया mm में। अब यहां जो संख्या कट रही है उसे काट देते हैं। तो यहां से अगर मैं पॉइंट हटा दूं इन दोनों का, तो 2 0 और बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहां से जो कट रहा है, जैसे कौन, 11 से 22 कितनी बार, 2 बार। 2 से 8 ये कट गया 4 बार। ठीक है, और कौन कट रहा है, 3 से 21 कट रहा है 7 बार। और 7 से 14 कट रहा है 2 बार। 2 से 4 कट रहा है 2 बार। और कौन कट रहा है, ये 7 से 14 और कट रहा है, 7 से 14 2 बार। 2 से 2 कैंसल, सब आपस में लड़ भिड़ के खत्म हो गए। ठीक है, लास्ट में कौन बच गया, बस उधर वाला जो साइड में नजारे देख रहा था वो बच गया है, बाकी सारे बीच में यहां से कट गए। तो इसका मतलब लास्ट में कितना बच गया, 1000। तो यहां पर कितने सिक्कों को पिघलाया जाना होगा, तो 1000 सिक्के पिघलाओगे तो जाके काम बनेगा। डन। चलो, ये हो गया सिक्कों की संख्या। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या दे रखा है कि 3 मीटर गहरी और 60 मीटर चौड़ी एक नदी 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से प्रवाहित हो रही है, तो प्रति मिनट समुद्र में गिरने वाले पानी की मात्रा कितनी है। अब इस सवाल को चाल समय से वहां से इधर ज्वाइंट किया है। तो इसका मतलब क्या है, प्रति मिनट समुद्र में पानी कितना गिर रहा है, तो 1 मिनट में पानी कितना गिर रहा है। तो दोस्तों समझना, एक नहर है, मान लो जैसे नदी नहर कोई भी आ जाए ऐसा सवाल, 1 मिनट के अंदर, तो 1 मिनट में आप कितना पानी यहां स्टोरेज कर रहे हो, मतलब 1 मिनट में कितना पानी वहां से निकल रहा है जो आगे गिर रहा है। तो 1 मिनट का पानी जो है उसे रोक दो आप, 1 मिनट का पानी रोक दो, उसको फिर आगे गिराओ तो पता चल जाएगा वो पानी कितना है। तो 1 मिनट में पानी, ये नदी कितनी आगे चलती है। जैसा मान लो कोई भी नहर या नदी जो दे रखा है आपको, क्या दे रखा है यहाँ पे, नदी। अब नदी जो दे रखा है, इस नदी का ऐसा समझो कि नदी को एक स्टार्टिंग पॉइंट रखो, यहां से बिल्कुल बंद कर रखा है, पानी आगे नहीं जाएगा। अब आप उसे 1 मिनट के लिए खोलो और नहर में आगे पानी जाने दो, तो उसमें आगे नदी है या नहर जो भी है उसमें पानी जाने दो और 1 मिनट होते रोक दो। अब उस पानी को हमें कैलकुलेट करना है कि पानी कितना है। तो ये इस तरह से एक स्टोर कर लिया हमने उस पानी को। तो कैसे पता चलेगा स्टोर कितना है, तो 3 मीटर तो ये गहरी है, तो 3 मीटर तो गहरी है, 60 मीटर क्या है, चौड़ी है, तो 3 मीटर तो डीप में है, इतनी चौड़ी है। तो इसका लंबाई, ये पानी 1 मिनट में कितना लंबा आगे गया है, तो कितनी स्पीड से जा रहा है, बस ये यहां से निकल जाएगा। तो 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटे में नदी की स्पीड है 2.4 किलोमीटर जाने की। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, और 60 मिनट में ये मीटर में चेंज कर लेते हैं, ये हो गया 2400 मीटर। अब 1 मिनट में कितनी जा रही है, तो 1 मिनट अगर निकालना है तो 2400 मीटर और डिवाइड कितना आ जाएगा, 60। 0 से 0, 6 से कट गया 4 बार, 40 मीटर। इसका मतलब हुआ 1 मिनट में नदी का जो पानी है वो कितना आगे भाग जाएगा, 40 मीटर। तो हमें डीप भी पता चल गया, डीप कितना है, चौड़ाई भी पता चल गई और लंबाई भी यहां से आ गई। अब वो पूछ रहा है कि पानी बताओ, तो हम निकालेंगे आयतन, वॉल्यूम कितना है। तो आयतन में हो जाएगा लंबाई, तो लंबाई कितनी है, 40 मीटर। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और ऊंचाई मतलब गहरी वही, और सब मीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 इंटू 4 24, और 24 इंटू 3, 24 इंटू 3 कितना होगा, 72, और 2 0 साथ में और, तो 7200 मीटर क्यूब।
मीटर क्यूब। उसके बाद आता है कि 1 मीटर क्यूब में पानी कितना है, क्योंकि वो पानी पूछ रहा है। तो 1 मीटर क्यूब में कितना पानी आता है, 1000 लीटर। तो यहां से पानी अगर लीटर में कन्वर्ट करें इसको, तो ये 1000 का मल्टीप्लाई कर लो इससे। अब आंसर किसके अंदर आ जाएगा, लीटर में। तो इसको अगर यहां लिखें तो देखो ये पानी कितना होगा। तो यहां से काउंट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब हुआ 72 लाख लीटर पानी। तो 72 लाख लीटर पानी जो है वो जाके गिरेगा समुद्र में या जहां पर भी 1 मिनट के अंदर, अगर इस तरह की नदी है तो। डन। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है एक कमरे की चौड़ाई इसकी ऊंचाई से दुगुनी है। कमरे की चौड़ाई इसकी ऊंचाई से दुगुनी है, तो इसका मतलब ऊंचाई h इसका डबल के बराबर है, तथा इसकी लंबाई से आधा है। तो इसका मतलब चौड़ाई जो है, दो कंडीशन दे रखी है कि लंबाई से आधी है, तो l/2। ठीक है, तो चौड़ाई का दुगुनी है और लंबाई की आधी है। यदि कमरे का आयतन मतलब l इंटू बी इंटू एच दे रखा है बराबर 512 है, 512 घन मीटर हो, तो कमरे की लंबाई ज्ञात करो, मतलब एल का मान निकालना है। अब हमें यहां से वहां वैल्यू रखनी है और ध्यान ये रहे कि हर जगह वैल्यू जो है एक जैसी हो तो आंसर आएगा। मतलब एल है तो ये भी एल के रूप में हो, वो भी एल के रूप में हो, तीनों एक ही रूप में होगा तो ही आंसर आएगा। तो अभी हमें दे रखा है क्या, देखो बी एच के बराबर, एक रिलेशन बी और एच का है, बी और एल का रिलेशन है। अगर हम यहां से एल का मान निकाल दें तो इसको इधर क्रॉस भेज दो, तो ये क्रॉस जाएगा, तो एल का मान कितना हुआ, एल का मान हुआ 2b, तो L का मान हो गया 2b के बराबर। ठीक है, ये ऑलरेडी b है तो इसको कुछ नहीं करना, b का b रहने दो। फिर है h का मान निकालना, तो 2 को इधर भेज दो, 2 कहां जाएगा, b/2 में, तो इसका मतलब है h का मान निकाला तो b/2 हो गया बराबर 512। ठीक है, फिर 2 इधर ऊपर भी है, 2 नीचे भी है, तो 2 से 2 कैंसल, b इंटू बी इंटू बी, बी 3 बार मतलब b का क्यूब, 512 मतलब 512 किसी का क्यूब है। तो 512 किसका क्यूब है, तो 512 क्यूब है 8 का। इसका मतलब यहां पर चौड़ाई का आंसर कितना आ गया, 8। अब पूछा क्या है, कमरे की लंबाई बताओ, तो लंबाई कितनी है, तो लंबाई जो है वो ये रिलेशन है कि लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है। तो जो लंबाई है वो चौड़ाई की दुगुनी है, इसका मतलब लंबाई कितनी हो गई, 16 मीटर। अगर मीटर है तो मीटर क्यूब है, तो इसका मतलब मीटर में। डन, बढ़े आगे। चलो अगला सवाल देखो, और क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है किसी घनाभ के 3 संगत फलक के क्षेत्रफल क्रमशः x, y, z है। यह सवाल आगे भी आ चुका है, वहां पर संख्या थी, यहां पर संख्या नहीं है। तो बताओ इसका आयतन क्या होगा। अगर आपको याद रहा हो तो मैंने बोला भी था आपको, 3 अगर पड़ोसी आसन्न फलक या सतह या दीवारें, उनका अगर क्षेत्रफल का गुणा करते हो, क्षेत्रफल का गुणा करते हो, तो वो हमेशा किसके बराबर होता है, आयतन के स्क्वायर के बराबर। तो यहां से देखो क्या है, चलो पूरा समझा देता हूं। 3 दीवारें हैं, 3 दीवारों का क्षेत्रफल दे रखा है, तो एक दीवार L इंटू बी वाली, दूसरी दीवार B इंटू एच वाली, तीसरी दीवार H इंटू एल वाली। ये बोल रहे हैं कि इसका आंसर x है, इसका आंसर y है और इसका आंसर z है। ठीक है, मतलब दीवारों के क्षेत्रफल हो गए। अब वो बोल रहा है आयतन बताओ, तो आयतन कहां से आएगा, तो इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करें तो L का L से गुणा होगा, डायरेक्ट लिख देता हूं L स्क्वायर, B का B से गुणा B स्क्वायर, H का H से गुणा H स्क्वायर, और सामने आ जाएगा x y z। ठीक है, XYZ। अब आगे यहां से सबके स्क्वायर है तो सबके स्क्वायर है, L इंटू बी इंटू एच, और इसके ऊपर लग जाएगा स्क्वायर बराबर XYZ। अब यहां से स्क्वायर हटा देते हैं, तो स्क्वायर अगर हटाएंगे तो स्क्वायर हटाने से सामने क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा सामने रूट। तो इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, आयतन क्या है, LBH का आंसर क्या आया, √XYZ। याद रखो तीनों दीवारें जो है, तीनों दीवारों का जो क्षेत्रफल है, अगर आप उनका गुणा करते हो तो गुणा करने पर हमेशा आयतन का स्क्वायर हो जाता है। डन, चलो आगे बढ़े और आगे चलिए। तो ये था आपके घनाभ के सवाल। तो घनाभ का पोर्शन बस यहीं तक समाप्त होता है। अब आते हैं घन। अच्छा, घनाभ और घन में चेंज क्या है, घनाभ में हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, तो एक एक दीवार जो है घनाभ की वो आयताकार जैसी होती है, आयत जैसी, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, उनका क्षेत्रफल सब आयत जैसे आता है। अब कौन सा है, घन। तो घन के जो सवाल है वो घन कुछ और नहीं है, घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो है उन तीनों को सेम कर दो, मतलब लंबाई भी वही, चौड़ाई भी वही, ऊंचाई भी वही है। इसलिए यहां पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं बोला जाता है, क्योंकि तीनों सेम है तो भुजा बोलते हैं। तो इसकी जो एक एक दीवार है ना, आपको एक भी फॉर्मूला लिखना नहीं पड़ेगा दोस्तों, मैं बता रहा हूं। इसकी एक एक दीवार को आप क्या मान लो, वर्ग जैसी।
क्योंकि वर्ग जो है स्क्वायर उस पर भी लंबाई चौड़ाई सेम होती है, तो एक एक दीवार को आप क्या मान लो वर्ग जैसे, तो एक दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा समझो। तो एक दीवार जो है उस एक दीवार का क्षेत्रफल, तो इसके हर एक दीवार जो है वो सेम है, और हर एक दीवार सेम है तो एक दीवार का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर साइड स्क्वायर। अब एक दीवार जो है सारी दीवारें उसके जैसी है, तो सारी दीवारें उसके जैसी है तो पहला फॉर्मूला आता है कि फिर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक दीवार है भुजा स्क्वायर, दीवारें कितनी होती है 6, तो सारी दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो गया 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ये हो गया इसका पहला फॉर्मूला। दूसरा है इसका लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो भाई एक दीवार है भुजा स्क्वायर तो 4 दीवारें हो जाएगी 4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा है डायगोनल विकर्ण। अब विकर्ण जो है वो आपने अभी पढ़ा था, विकर्ण आता है घनाभ का। घनाभ का क्या है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। अब इसमें तीनों सेम है तो लंबाई स्क्वायर प्लस लंबाई स्क्वायर प्लस लंबाई स्क्वायर, मतलब साइड स्क्वायर साइड स्क्वायर साइड स्क्वायर। कितनी बार हो गई 3 बार। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला ऐसा बनेगा 3 इंटू साइड मतलब भुजा का स्क्वायर। अब रूट के बाहर भुजा आ जाएगी इसलिए इसका क्यूब, ये जो सॉरी भुजा स्क्वायर का भुजा ये, और 3 जो है वो अंदर रह जाएगा, जिससे आप भुजा को अगर ए लिखते हो तो ए रूट 3 हो जाएगा, और भुजा भुजे लिखो तो भुजा रूट 3 हो जाएगा। डन। और लास्ट वाला क्या है इसका वॉल्यूम आयतन। अब इसका वॉल्यूम आयतन क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, नाम चेंज कर लो, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, तो भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा मतलब भुजा का क्यूब। ये हो गया भुजा का क्यूब। क्लियर। बढ़े आगे। ये थे आपके घन के फॉर्मूले। अब आते हैं घन के सवाल, ताकि घनाभ और घन हमारा दोनों एक साथ क्लियर हो जाए। चलिए अब देखो सवाल। अच्छा 12 नंबर है, कहीं 11 नहीं नंबर ही मिसिंग है। चलिए तो 12 से शुरुआत है। देखो एक घनाकार लकड़ी के एक टुकड़े की एक भुजा 2 मीटर है। लिखा क्या है घनाकार है, तो घनाकार लकड़ी है, उस टुकड़े की एक भुजा कितनी है 2 मीटर, मतलब आपको साइड दे रखी है भुजा 2 मीटर। अब आगे क्या पूछ रहा है, तो उसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सबसे पहला है आयतन वॉल्यूम। वॉल्यूम हो गया क्या 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, और 8 किस में आएगा मीटर क्यूब में। फिर आता है सेकंड संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो 6 इंटू भुजा, भुजा है 2, 2 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 कितना हो गया 24, और 24 मीटर का स्क्वायर। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। आई थिंक सबको क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें, ठीक है। चलो आगे की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखो 13 नंबर। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक घन है, एक घन के सतह का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है। घन के सतह का क्षेत्रफल, अब घन के सतह का मतलब क्या हुआ, घन बोला है उसके सतह, तो सतह मतलब सब आ गई 6 की 6, तो यहां से 6 इंटू भुजा स्क्वायर हो गया, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर है 150। तो 6 को मैं इधर भेज देता हूं, तो 6 इधर जाएगा तो ये हो गया 150 डिवाइड बाय 6, और 6 से भाग लगाओ दिया आएगा कितना 25, 6 150 होता है, बोले तो सामने 25, और 25 है तो इसका मतलब भुजा का आंसर कितना हो जाएगा 5। ठीक है। अब आगे क्या है, तो बताओ घन का आयतन क्या होगा। तो हमें भुजा पता चल गई कितनी है, अब क्या निकालना है वॉल्यूम आयतन, और आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब, तो भुजा का क्यूब 125, और किस में दे रखा है ये मीटर, तो ये क्या आ जाएगा 125 मीटर क्यूब। डन। बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है 3, 4, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन एक धातु के बने हुए हैं। इनको गलाकर एक नया घन बनाया जाता है, मतलब पहले भी क्यूब ही है और बाद में भी क्यूब ही बना रहे हो, लेकिन आप पिघलाकर या गलाकर बना रहे हो, तो इन तीनों का जो आयतन है वो इधर चला जाएगा। तो तीनों का आयतन लाते, तो देखो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं भुजा का क्यूब, ये पहले घन का आयतन हो गया, दूसरा है भुजा का क्यूब, तीसरा है भुजा का क्यूब, तीनों के आयतन इनको कर देते हैं प्लस, कि सबका आयतन पिघल जाएगा मतलब, और फिर एक नया घन बनेगा, उसका आयतन भी क्या होगा भुजा का क्यूब। तो भुजा क्यूब से भुजा क्यूब बनेगा। अब 3 का क्यूब हो गया 27, 4 का क्यूब हो गया 64, और 5 का क्यूब है 125, ये है भुजा का क्यूब। अब आते हैं इन्हें प्लस करो, तो 5, 4, 9, 9 और 7 16 की 6 हासिल 1, 3, 3, 6, 9, 9 और 2 11 1 हासिल 1। तो दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, आप याद रखो, तो ये तो मैंने आपको सॉल्व करके बताया है, अदरवाइज एक चीज जानना, ये कहीं पर भी आ जाए ना, 3 देख लो 3 है, फिर उसके बाद क्या है 4, फिर उसके बाद 5, अगर इनके क्यूब देखे जाए ना, वो क्यूब हमेशा 6 के बराबर होते हैं। 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब, 3 4 5 6, ऐसे याद रखो, इनके क्यूब हमेशा 6 क्यूब के बराबर बनता है। तो यहां से आया 216 भुजा क्यूब। अब 216 किसका क्यूब होता है 6 का होता है, तो इसका भुजा का आंसर कितना आ गया 6 आ गया।
तो ये आ गई भुजा 6। अब क्या पूछा आगे, इस घन की भुजा क्या होगी, तो इस घन की भुजा क्या होगी, हमारा आंसर आ चुका है, इस घन की भुजा कितनी होगी, 6 होगी। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन बराबर जोड़ दिए जाए, दो घन आपस में जोड़ दिए जाए तो 10 सेंटीमीटर भुजा है, तो परिणामी घना बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, दो डिजाइन घन वाली ज्वाइंट करते हैं, कैसे देखो, ये है एक घन और ये है, अच्छा इसका आंसर तो मौके की बता दूंगा मैं, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, किसी फॉर्मूले में नहीं जाओ तो भी। दो घन थे, इन्हें आप आपस में चिपकाते हो, तो अगर दो घन को आपस में चिपकाते हैं तो यहां से दो घन को आपस में चिपकाने का मतलब हुआ कुछ इस तरीके से, तो ये आकृति बन जाएगी। अब इस आकृति का वो पूछ रहा है क्षेत्रफल बताओ, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो भुजा कितनी है 10, तो देखो ये 10 है और 10, तो अब लंबाई जो है वो कितनी हो जाएगी, यहां से अब 20 हो जाएगी, चौड़ाई 10 के 10 ही है, ऊंचाई 10 के 10 ही है, तो लंबाई 20 हो जाएगी, चौड़ाई ये है ही है। अब आप यहां से चाहो तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हो, मैं इतना नहीं बता रहा हूं, डायरेक्ट बता रहा हूं, आप डायरेक्ट करो ना, इतना लंबा करने की जरूरत ही क्या है। कैसे, जब घन आपको पता है कि घन की भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर, घन की भुजा है 10 सेंटीमीटर, अब क्या करना है आपको, इसका संपूर्ण पृष्ठ यही पता कर लो कि इसके संपूर्ण पृष्ठ में क्षेत्रफल कितना हुआ, तो यहां से भुजा है 10, तो एक दीवार का क्षेत्रफल कितना हुआ दोस्तों 100, तो एक दीवार का क्षेत्रफल है 100, दीवारें कितनी है 6 का हो गया 600, इधर भी दीवारें कितनी है 6 का हो गया 600। अब पॉइंट समझना, जब आप आपस में इनको ज्वाइंट करोगे तो दो अगर ज्वाइंट करते हैं तो बीच वाली दो दीवारें खत्म हो जाएगी, तो दो अगर घन को आपस में लाओगे तो इसकी दीवार और इसकी दीवार दोनों पास में आके चिपक जाएगी, तो वो तो हमें यहां पर शो ही कहां हो रही है, तो इसका मतलब जो दीवारें बचती इसके भी 5 और इसके भी 5, तो 5 और 5 मतलब 10 दीवारें जो है वो अभी बची हुई है, तो इसका मतलब एक दीवार का क्षेत्रफल हो रहा 100, तो 10 दीवार का कितना हो जाएगा 100, 10 बार हो गया मतलब कितना 1000, अब इधर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से किया करो सवाल ताकि डायरेक्ट हो जाए। तो एक दीवार का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर है 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे हमारे पास कितनी दीवारें बन रही है 10, तो 10 भुजा का स्क्वायर करना है, तो 10 का 10 इंटू 100, 10 इंटू 100 कितना हो गया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। अगर कोई चाहे कि सर घनाभ से करते तो कैसे, तो देखो दो लंबाई 20, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है, दो, फिर यहां से आता है 200 प्लस 100 फिर 200, तो 200 100 300 500, 200 अंदर 500 और 500 इंटू 2 कितना हो जाता 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उधर से नहीं करो तो भी चल जाता, हमारा काम तो इधर से ही हो रहा था। डन। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, अगला सवाल दे रखा है, एक घन है, एक घन की प्रत्येक भुजा 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, मतलब आयतन पे प्रभाव। तो आपको पता है आयतन पे प्रभाव का फॉर्मूला अब ये कितनी बार आ चुका है, और आयतन का प्रभाव का फॉर्मूला क्या लिखवा रखा आपको मैंने, 100 प्लस माइनस ए, 100 प्लस माइनस बी और 100 प्लस माइनस सी। आयतन, आयतन में 3 बार गुणा होता है भुजा का, इसलिए 3 बार, और अपॉन में 100 इंटू 100 माइनस 100%, राइट। अब एबीसी की जगह लिखेंगे क्या, तो अगर ये घनाभ का सवाल होता तो घनाभ के सवाल में तो यहां क्या आता लंबाई, दूसरी जगह क्या आता चौड़ाई और तीसरी जगह क्या आता ऊंचाई, लेकिन अभी क्या है घन है तो भुजा का क्यूब, तो यहां पर भी भुजा, यहां पर भी भुजा और यहां पर भी भुजा, मतलब भुजा में आप जितना परिवर्तन करोगे वो तीनों जगह लिखोगे। तो 10% अगर मैं भुजा बढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब फर्स्ट 110, सेकंड भी 110, थर्ड भी 110 और डिवाइड बाय 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 माइनस 100%। क्लियर। अब आगे क्या करेंगे, जो कट रहा है उसको काट देते हैं, तो 3 0 से 3 0 कैंसल। अब 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 का क्यूब, 11 का क्यूब होता है 1331 और डिवाइड बाय 10, तो 10 का भाग लगाओगे तो ये बन जाएगा 133.1 माइनस का 100%, और माइनस 100% करेंगे तो यहां से ये भी परसेंट में ध्यान ना अलग नहीं है, तो 133.1 में से 100 हटा दो तो आंसर आएगा 33.1%, और आंसर क्या आ रहा है प्लस का, इसका मतलब इसका आयतन जो है वो इतने परसेंट बढ़ जाएगा, तो 33.1% आयतन बढ़ जाएगा। डन। क्लियर हो गया। आई थिंक फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा क्योंकि पांचों टॉपिक में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। हाँ, इसी सवाल में आपको मैं एक काम और कर देता हूं, यहां से अगर ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है
अगर ये सवाल घनाभ का होता तो अलग अलग भी आ सकता है कि मैं 10% लंबाई बढ़ा देता हूं, चौड़ाई 20% घटा देता हूं, फिर 10% ऊंचाई को वापस बढ़ा देता हूं। तो ऐसे अगर आए तो बात वही है, घनाभ हो चाहे घन हो, आयतन पे प्रभाव का फॉर्मूला हर जगह यही रहने वाला है। ठीक है, अगर यही सवाल जो है, यहीं से आपको सारा कंपेयर करा देता हूं, अगर ये सवाल जो है बेलन के लिए पूछा जाता कि बेलन में लंबाई बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या, तो एक सवाल समझ लो यहीं से। अगर मैं बोलूं कि बेलन जो है, उस बेलन की जो त्रिज्या है उसको 10% बढ़ा दिया जाए और जो ऊंचाई है उसको 10% घटा दिया जाए, तो बताओ उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आयतन पे प्रभाव अगर निकालना हो तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई फिक्स रहता है, आर स्क्वायर का मतलब यहां पर भी आर, यहां पर भी आर और एच, मतलब त्रिज्या में क्या प्रभाव पड़ा वो 2 बार लिखोगे और ऊंचाई में कितना प्रभाव पड़ा वो 1 बार लिखोगे। तो अगर ये सवाल बेलन का ऐसे होता तो 10 अगर बढ़ रही है तो कितना लिखते हैं 110, फिर 110 और इंटू 10 कम है तो 90/100 इंटू 100, इस तरह से सवाल सॉल्व करते। वही वापस 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाता ऐसे, इस तरह से 99 को गुणा करते तो 9 9 2 18 और ये 1089, फिर पॉइंट नीचे से लग जाता तो 108.9% उसका आयतन होता, माइनस 100% मतलब 8.9% आयतन बढ़ जाता। अगर यही सवाल यहां से शंकु का होता तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 फिक्स वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या आया वापस आर स्क्वायर एच। तो वहां पर भी हम आर को 2 जगह लिखते और एच को 1 जगह लिखते, मतलब सब कुछ इन फॉर्मूले के ऊपर है। अब आता हूं लास्ट यही सवाल, अगर यहां से घन का हो जाए तो घन के गोले का, अगर गोले का हो तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। सारे सवाल एक साथ बता रहा हूं, ठीक है, कंपेयर कर लेना अच्छे से। 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 फिक्स वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पाई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या आया आर क्यूब, आर क्यूब का मतलब है त्रिज्या त्रिज्या त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी बार हो जाएगी फिर तो 3 बार। इसका मतलब सब जगह आप त्रिज्या लिखोगे जैसे आपने इस सवाल में भुजा क्यूब लिखा है, भुजा का क्यूब, इसका मतलब आपने तीनों जगह भुजा 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 में कितना परिवर्तन वही लिखा है। तो अगर इस सवाल गोले का होता तो भी उसमें आप तीनों जगह लिखते। आई थिंक कवर हो गया होगा। मैंने आपको घन बता दिया, घना बता दिया, बेलन, शंकु, गोला, 5 टॉपिक का ये सवाल बता दिया। क्लियर हो गया आपको। चलो बढ़े आगे की तरफ। और वो क्या लास्ट क्लास है इसकी घनाभ की, तो कम से कम ये है कि आपको कंपेयर अच्छे से हो जाए तो मन भर जाए आपका। तो अगला सवाल देखो, एक घन की भुजा 50% बढ़ा दिया जाए तो घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी। अब पिछले सवाल में तो क्या पूछा, आयतन पे प्रभाव, इस बार क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पे प्रभाव। तो क्षेत्रफल पे प्रभाव का फॉर्मूला में बस एक कम कर दो, 100 + -a 100 + -b, ठीक है, अपॉन में 100 और माइनस का 100% ऐसे। अब आता है कितना, 50% जो है वो क्या कर दो वृद्धि। तो यहां पर देखो घन है और घन का क्षेत्रफल क्या लिखना है वो आपको फॉर्मूला बताएगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर मतलब एक बार भुजा यहां लिखो, एक बार भुजा यहां लिखो, 2 जगह लिखनी है। इसका मतलब जो वृद्धि करोगे वो दोनों जगह सेम करोगे। तो 100 + 50 150 इंटू 150 डिवाइड बाय 100 माइनस 100%, ठीक है। अब 2 0 से 2 0 कैंसल, 15 15 225%, 225% माइनस 100%, तो यहां से यहां माइनस किया, कितना आया 125%, ये आ गया आंसर 125%। क्या हो जाएगा, इसका जो क्षेत्रफल है वो 125% बढ़ जाएगा। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। दोनों ही हो गए, अब आपके क्षेत्रफल पे प्रभाव भी हो गया और आयतन पे प्रभाव भी हो गया। चलो आगे। हाँ, अगर इस सवाल में एक और पॉइंट बता दो, लगे हाथ आपको। अगर ये सवाल ऐसा आए कि एक बेलन है और बेलन के लिए आपको पूछता कि त्रिज्या मैंने 10% बढ़ा दी है, मैंने ऊंचाई 10% घटा दी है, अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पे प्रभाव क्या होगा ये बताओ। तो इसका मतलब उस समय आप क्या देखोगे, 2 पाई आर एच, 2 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक जगह आर और एक जगह क्या लिखोगे एच, ऐसे। मतलब जिसके बारे में पूछा है ना उसका फॉर्मूला निकालो कि जिसके बारे में पूछा है उसके फॉर्मूले में कौन से क्षेत्रफल, मतलब उसमें कौन कौन सी भुजाएं आ रही है। डन। चलिए अब आता हूं वापस अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो 18 नंबर में क्या दिया है, एक कमरे की लंबाई 5√3, चौड़ाई ये है और ऊंचाई ये है, तो उस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई बताओ जो इस कमरे में रखी जा सकती है। मतलब सवाल किसका है, घनाभ का है। और क्या पूछा है, बड़ी विकर्ण, मतलब विकर्ण पूछा है। और विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, √ लंबाई का स्क्वायर 5√3, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर 5√3 5√3 5√3, मतलब 3 बार आई है एक ही चीज, 5√3 5√3 5√3।
ठीक है, तो अब आते हैं इनका कर देते हैं, सॉरी मैं घनाभ समझ गया, सॉरी मुझे लगा अलग संख्या है, मतलब तीनों सेम ही है, वो तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम ही है, तो इसका मतलब मैंने फालतू लिख दिया। चलिए, तो यहां पर है 5√3 5√3 5√3, इसका मतलब ये घन ही है, और घन का जो विकर्ण है वो घन का विकर्ण क्या होता है, भुजा √3। तो भुजा √3, अब भुजा हर जगह वही है, तो 5√3 हो गया, और इंटू साथ में कितना हो गया √3, तो 5√3 इंटू √3, √3 से कितना हो गया 3, तो 5 इंटू 3, और 5 इंटू 3 कितना आया 15, और किसमें है मीटर, तो ये हो जाएगा 15 मीटर। डन, 15 मीटर ये हो गया इसकी विकर्ण की लंबाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 2019 में देखो 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक ठोस घन को बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों की आवश्यकता होगी, मतलब क्या पूछा है संख्या, तो बड़े वाले घन का आयतन ऊपर लिख दो। अब घन का आयतन तो 3 सेंटीमीटर वाले का आयतन तो 3 इंटू 3 इंटू 3 भुजा का क्यूब, और उससे बनाना है 1 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन नीचे 1 इंटू 1 इंटू 1, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हुआ 27, और 1 इंटू 1 लिखो नहीं लिखो एक ही रहने वाला है, इसलिए इसका आंसर फाइनली कितना आएगा 27 27। ये तो आप डायरेक्टली देख के कर लेते। चलो नेक्स्ट देखो अगला सवाल क्या दिया है, यदि दो घनों के आयतनों में 27:1 का अनुपात है, क्या दे रखा है ये वॉल्यूम आयतन, और आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब होते हैं, तो भुजा का क्यूब है मतलब किसी के क्यूब है, तो फिर भुजा क्या हुई, तो भुजा क्या हुई, तो आप देखो 27 किसका क्यूब होता है 3 का, और 1 किसका क्यूब होता है 1 का, तो भुजा ये हुई। अब वो बोल रहा भुजा में अनुपात, पूछे ही भुजा में अनुपात ही है, तो 3:1। अगर पूछता कि इनके क्षेत्रफलों में अनुपात बताओ, तो हम क्या करते, पहले आयतन से भुजा निकालते और भुजा से फिर क्षेत्रफल निकालते, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाता और 1 का स्क्वायर 1 हो जाता, तो 9:1 आता है अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछता तो। चलिए नेक्स्ट सवाल देखो 21 में पूछा है 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर माप वाले घनाभाकार ब्लॉक को पूरे समान घनों में काटा जाए तो घनों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। बहुत बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि देखो घनाभ से आपको घन काटने, मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा ले लो बड़ा सा, ऐसा लकड़ी का टुकड़ा कोई लेके आया और उससे बोले कि इससे घन निकालो, और घन जो है परफेक्ट मतलब सब तरफ से वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम निकालनी है। अब यहां से ये इतनी लंबी चीज है उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम कैसे निकालेंगे, तो यहां से ऐसा कभी सवाल आ जाए कि अलग अलग साइज दे रखी हो और उन्हें पूरे समान घनों में काटा जाए, मतलब हर जगह से एडजस्ट किया जाए और परफेक्ट घन बन जाए, तो ऐसे घन कितने हो सकते हैं। ऐसे कभी सवाल आए कि न्यूनतम संभव संख्या बताइए, तो आपको निकालना पड़ेगा HCF, मतलब इसमें कॉमन क्या है आपको वहां से सवाल पूरा करना पड़ेगा। तो 6 सेंटीमीटर का मतलब है 2 इंटू 3, 9 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 3 इंटू 3, और 12 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 3 इंटू 4। अब इनमें तीनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन देखो सब में क्या आ रहा है 3, तो सब में कॉमन 3 है, ठीक है, तो इसका मतलब है 3 के हिसाब से सवाल होगा आपका ये। तो यहां से आता है बड़े का आयतन, तो बड़े का आयतन 6 इंटू 9 इंटू 12, और अपॉन में जो है, अपॉन में जो घन बनाओगे उस घन में आप साइड लोगे 3 3 3 की, 3 में 3 कॉमन है, तो आपको बनाना क्या है घन बनाना है, तो घन की लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो ऊपर घनाभ का आयतन और नीचे आएगा घन का आयतन जो आप बनाना चाह रहे हो, तो घन का आयतन ये। अब यहां से आते हैं कि इसका भाग लगाओ कितनी बार 2, इसका भाग लगाए कितनी बार 3, और इसका भाग लगाए कितनी बार, या फिर ये चलो काट ही दिया तो 4, तो 2 इंटू 3 6 और 6 इंटू 4 कितना 24, मतलब यहां पर आप परफेक्ट जो क्यूब बनाओगे वो परफेक्ट क्यूब कितने बनने वाले हैं 24। आई बात समझे। ऐसा कभी सवाल आए न्यूनतम संभव संख्या कितनी है, HCF मतलब मास कॉमन निकालो और फिर वो आपका घन बनेगा, जो कॉमन आया होगा ना वो वाला। चलिए नेक्स्ट देखो आगे 22, यदि दो घनों की भुजाएं दे रखी 3:1 तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफलों में अनुपात, ये तो अभी अभी अपन ने सवाल किया था, भुजाओं के अनुपात से अगर कभी क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो दोस्तों तो डायरेक्ट कर लो, भुजाओं के स्क्वायर 3 स्क्वायर और दूसरा हो जाएगा 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर कितना हो गया 9 और 1 स्क्वायर का कितना हो गया 1, मतलब आंसर हो गया 9:1। चलो ये भी खत्म यही। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं 23 में क्या लिखा है, एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, तो घनाकार कमरा है और फर्श का क्षेत्रफल दे रखा है। अब घनाकार कमरे में फर्श जो है तो फर्श का क्षेत्रफल क्या हुआ, एक वर्ग ही तो है, मतलब भुजा का स्क्वायर है, तो भुजा का स्क्वायर इक्वल टू कितना है 48 है। अब यहां से आगे उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई निकालनी है, मतलब हमें क्या निकालना है भुजा √3 निकालना है।
विकर्ण निकालना है तो पहले यहां से भुजा पता करते हैं। तो स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओ, सामने क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो रूट, और रूट इसके टुकड़े करो 48 के, तो 16 × 3, और 16 जो है परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 4 का, तो 4 तो आ जाएगा बाहर और 3 रह जाएगा अंदर। तो भुजा का आंसर कितना हुआ, 4√3। अब हमें निकालना है विकर्ण, तो विकर्ण भुजा, भुजा की जगह कितना, 4√3 और साथ में √3 और, तो √3 का √3 से गुणा करें, तो √3 का √3 से गुणा करने से कितना आया, 3, इसका मतलब 4 × 3, 4 × 3 कितना हो गया, 12 मीटर है, तो ये आएगा मीटर। मतलब विकर्ण जो है वो विकर्ण सबसे लंबी छड़ कितनी होगी, 12 मीटर। आज कैसा क्या लग रहा है, फीडबैक जरूर देना, आपको क्लास जो है कैसी पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, क्योंकि आज कमेंट एक भी नहीं है, इसलिए कंटिन्यू क्लास कैसी लगती है वो जरूर बताना मुझे, ठीक है। और ये हो गया आज का सफर यहीं पर समाप्त, ठीक है दोस्तों। तो अब तक हम पढ़ रहे थे क्षेत्रफल और वॉल्यूम जो है आयतन के सवाल, और इसमें अपने क्षेत्रफल के नाम से पहले 2D के 5 टॉपिक पढ़ाए आपको मैंने, और उसके बाद 3D के मैंने आपको 5 टॉपिक पढ़ाए। तो 5 और 5 10 टॉपिक का सफर यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है दोस्तों। तो क्षेत्रफल और आयतन यहीं पर समाप्त है। अब कल जो 9 बजे वाली जो अपनी क्लास होगी, उस 9 बजे वाली क्लास में कल मैं स्टार्ट करूंगा ज्योमेट्री, ठीक है। तो ज्योमेट्री है ज्यामिति, ज्यामिति में रेखा, कोण, उसके बाद पूरक कोण, संपूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ये एंगल कौन से होते हैं, किसको एडजेसेंट एंगल कहां क्या बनता है, और उसके बाद है आगे के कोण, जैसे यहां से रेखाएं आपको बना के दे दी, और फिर इधर बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन पढ़ेंगे अपन कल, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों कल सेम टाइम 9 बजे, ठीक है। शुभ रात्रि, सो जाओ, या पढ़ाई करने पढ़ाई करो, बाकी मौज करो।